गाइस, कई बार हमें किसी रीज़न की वजह से एक दूसरे घर में शिफ्ट करना पड़ता है। वो रीज़न हो सकता है कि पुराना घर खराब था, पुराने मकान मालिक खराब थे, और जब हम नए घर में जाते हैं तो हर तरीके की छानबीन भी करते हैं। कितना साफ है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और वहाँ पहले कौन रहता था। लेकिन अगर आप एक ऐसे घर में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पर कोई रहता नहीं था बल्कि कोई रहता है, तब क्या होगा। आज की कहानी डरावनी है लेकिन सच्ची है, और ये कहानी है सचिन और उसकी फैमिली की। कहानी की शुरुआत होती है 1991 से, जब सचिन के पापा विनोद अपनी पुरानी जॉब छोड़कर एक नई जॉब को ज्वाइन करते हैं। जब वो नई जॉब को ज्वाइन करते हैं तो उसकी वजह से पूरी फैमिली को शिफ्ट करना पड़ता है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब सचिन जो था वो 8 साल का था उस वक्त, तो वो अपने पुराने घर को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी माँ और उसकी दीदी ने समझाया तो वो शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया। कैसे होते हैं बच्चे छोटे छोटे। अब नई फैक्ट्री जहाँ पर सचिन के पापा विनोद ने ज्वाइन किया था, उस फैक्ट्री के मालिक ने विनोद को रहने के लिए 2 BHK फ्लैट दिया था। वैसे तो कहा जाता है कि वो फ्लैट 5 सालों से बंद था, लेकिन जब वो लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हुए तो उन्होंने एक्चुअली में देखा कि फ्लैट सच में काफी पुराना है। हर कोने में जाले लगे हुए थे, और जब सचिन की माँ उस फ्लैट में आई थी उन्हें उस फ्लैट में एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस होती थी। विनोद और उसकी पूरी फैमिली ही इस घर में उतना अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। पहला रीजन था पुराना होना, दूसरा रीजन उसकी माँ का अजीब सा बेचैनी जैसा फील होना, और तीसरा क्योंकि सचिन ऑब्वियसली नए घर में शिफ्ट ही नहीं होना चाहता था। तो सब मिलाकर पूरी फैमिली ही एक नए घर में शिफ्ट होना चाहती थी। मतलब जो पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुए हैं वो भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन सचिन के पापा विनोद ने आसपास के सारे ही फ्लैट्स के बारे में पता कर लिया था। खाली होने में कम से कम 1 साल लग जाते, तो अगर वो शिफ्ट करना भी चाहते हैं तो उन्हें 1 साल तो रुकना पड़ेगा। इसलिए विनोद यानी सचिन के पापा ये डिसाइड करते हैं कि अब वो इसी पुराने घर में रहेंगे। पुराना घर दिखने में, बट उनके लिए तो वो नया ही था। धीरे धीरे वो लोग उस घर में शिफ्ट होने लगे, एडजस्ट होने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस घर में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी। वो लोग रोज जाले हटाते थे, और हर दिन जाले हटाने के बाद भी हर दिन फ्लैट के किसी न किसी कोने में जाले अपने आप लग जाते थे। स्ट्रेंज। सिर्फ इतना ही नहीं, जब विनोद और उसकी पूरी फैमिली सो जाती थी तब उनके फ्लैट के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आती थी, जैसे कोई चल रहा हो एकदम शांति में। अब पहले दिन जब सचिन उस फ्लैट की बाथरूम में जाता है, मतलब वो छोटा बच्चा, तो उसे एक जाले का निशान दिखता है। लेकिन तब से लेकर इतने दिन हो गए, न जाने कितनी बार उस बाथरूम में उस जगह पर पेंट हुआ होगा, लेकिन हर 10 से 15 दिन बाद वो जाले का निशान वापस आ जाता था। स्ट्रेंज चीज ये थी कि जो मकड़ी के जाले होते हैं वो जाला नहीं था, बल्कि एक जाले का निशान था। सचिन इन सारी ही चीजों को कनेक्ट करने लगा, और क्योंकि वो बच्चा था उसे जितनी भी बुद्धि थी उन सारी ही चीजों को कनेक्ट करके वो ये सोचता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये शायद कोई भूत का काम है। जब उसने ये बात अपनी बड़ी दीदी को बताई, उसने बताया कि मुझे ऐसा लगता है दीदी कि कोई ना कोई है इस घर में हम लोगों के अलावा। तो उसकी दीदी हंसने लगी, बोलती है कि भूत कुछ नहीं होता है, तुम पागल जैसी बात मत किया करो, ये सब तुम्हारा वहम है, ठीक है। काफी दिन गुजरे और सचिन के पापा विनोद काम के सिलसिले में पड़ोस वाले शहर चले गए। मतलब उन्हें फैमिली को छोड़ना पड़ा कुछ दिनों के लिए, और अब घर में थे सिर्फ सचिन, उसकी बहन और उसकी मम्मी। अब एक दिन की बात है कि दोनों बच्चे अपने रूम में सो रहे थे और उनकी माँ उनके रूम में। तभी रात के लगभग 1 बजे सचिन की माँ की नींद टूटती है, और उस रात भी फ्लैट के अंदर से कदमों की आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो चलने के साथ साथ सांसों की भी आ रही थी। मतलब सोचो कितना डरावना रहा होगा। अब धीरे धीरे वो आवाजें तेज होने लगी, वो चलने की आवाज भी और सांसें, गहरी सांसें लेने की आवाज भी। वो आवाज सुनकर सचिन की माँ की नींद खुल गई, और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपनी खिड़की से झांका, उसी खिड़की से जो मैं हर कहानी के अंत में कहता हूँ। लेकिन उन्होंने जो देखा वो देखने के बाद उनकी रूह कांप गई, क्योंकि जैसे ही वो खिड़की के पास गई उन्होंने देखा कि एक इंसान उसी खिड़की के उस तरफ खड़ा है और उनके ही घर के अंदर झांक रहा है। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है क्या। सचिन की माँ ने पास में रखा हुआ लैंप लिया और एक हाथ में टॉर्च। हिम्मत करके वो ये सारी ही चीजें लेकर वापस से खिड़की के पास गई। लेकिन जैसे ही उसकी माँ वहाँ टॉर्च जलाती है उसके होश उड़ जाते हैं। उस आदमी का चेहरा जला हुआ था, उसकी होंठ बीच से पूरे तरीके से कटी हुई थी, और जैसे हम लोग की 2 होंठ है उसकी सिर्फ नीचे वाली होंठ थी, ऊपर वाली होंठ थी ही नहीं। उसके कंधे की हड्डियां तक दिख रही थी, और जब तक वो उसकी आंखों को देखती वो देखती है कि वो आंखें उन्हें ही देख रही थी। ये देखते ही उसकी माँ के हाथ से टॉर्च गिर गया, दौड़ती हुई बच्चों के रूम में चली गई, सारी लाइट जला दी और डर के मारे कांपने लगी, रोने लगी। माँ को डरा हुआ देखकर सचिन की बड़ी बहन ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, और जब वो गार्ड घर में आया तो माँ ने पूरा किस्सा बताया कि अभी क्या हुआ, वो विंडो पे क्या दिखा था। ये सुनकर गार्ड भी घबरा गया, लेकिन जब उसने घर की तलाशी ली, विंडो के पास गया तो वहां कोई नहीं था। अब उस दिन के बाद कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उसकी माँ ने और उन बच्चों ने
उस वाले इंसिडेंट को एक बुरा सपना समझ के भूलना सही समझा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस से रातों में किसी के चलने की आवाज़ और छत से टक टक की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बाद और ज़्यादा डरावनी गतिविधियां होने लगी। कोई भी जब वॉशरूम यूज़ करके आता था तो वो अपने टैप को, अपने नल को बंद करके आता था, लेकिन जब भी कोई बाहर आता था वो टैप्स वापस से चालू हो जाते थे। और सिर्फ बाथरूम के ही टैप्स नहीं, पूरे घर में जितने भी नल लगे हुए थे सब अपने आप चालू हो जाते थे और उनमें से निकलता था खून, जिसमें से आती थी बहुत गंदी बदबू। वो लोग कोई स्विच जलाते भी नहीं थे तब भी लाइट जल जाती थी, और जब वो जलाते थे तो लाइट बंद हो जाती थी। और अचानक से ऐसा लगता था कि कोई अंधेरे में उनके सामने से उनको छू कर गुजरा। और गाइस, ऐसा इंसिडेंट हम में से किसी के भी साथ होगा तो हम लोग की तो बैंड बज जाएगी। लेकिन ये सबसे भयानक नहीं है, क्योंकि सबसे भयानक घटना दिसंबर में हुई थी, क्योंकि उस दिन सचिन के साथ बहुत डरावनी चीज हुई। दिसंबर यानी ठंड का मौसम, और उसी वजह से बाहर काफी ज्यादा ठंड थी। सचिन और उसकी बहन एक ही बेड पर मॉस्किटो नेट लगाकर सो रहे थे। अचानक से बाथरूम का बल्ब जलता है और उस लाइट से सचिन की नींद खुल जाती है। जब सचिन की नींद खुलती है तो वो अपने बेड पर कुछ हिलता हुआ महसूस करता है। अगर मैं अच्छे से बताऊं तो ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके बिस्तर के नीचे कोई सांप चल रहा हो, और ये बहुत डरावना होता। उसे आवाज भी आ रही थी, हिस हिस की, जैसे सांप करते हैं। उसने अपनी बहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो हिल भी नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई जादू कर दिया हो। उसके बाद सचिन ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसकी रूह कबा दी। उसने देखा कि बेड के पीछे एक जला हुआ हाथ पड़ा हुआ है, और जैसे ही सचिन उसे देखता है वो हाथ धीरे धीरे बड़ा होकर उसकी तरफ आने लगता है। और वो गाइस किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं था। उस हाथ में सिर्फ 3 मोटी उंगलियां थी। उसकी स्किन जलकर पिघल रही थी और उसमें से स्मेल भी आ रही थी। वो हाथ धीरे धीरे सचिन के सर के पास आया और उसके सर को ऐसे सहलाने लगा मानो उसे सुलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन डरावनी चीज ये थी कि उस हाथ में 3 ही उंगलियां थी, और ये सचिन देखकर बहुत डर रहा था। अब वो हाथ उसे कितनी भी सुलाने की कोशिश कर ले, सिर्फ एक हाथ ही तो था, तो सचिन को नींद तो नहीं आने वाली थी। उसका शरीर पूरे तरीके से जम गया और सचिन पूरी कोशिश कर रहा है उस हाथ को हटाने की, लेकिन वो चाहकर भी उस हाथ को नहीं हटा पा रहा था। कुछ मिनट के बाद वो हाथ अपने आप चला गया, और जब तक वो हाथ गया नहीं, सचिन अपने मुंह में कंबल कस के दबाए हुए था। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी क्योंकि डर के मारे उसने बेड पर ही सुसु कर दिया था। पूरी रात उसे महसूस होता रहा कि उसके नीचे कोई रेंग रहा है, लेकिन डर के मारे वो हिल भी नहीं पाया। अगले दिन सचिन ने ये सारा इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ उसने घर वालों को बताया, और उनकी पूरी फैमिली अब इस चीज़ को समझ चुकी थी कि सचिन ने जो शुरुआत में बोला था कि ये फ्लैट भूतिया है, वो गलत नहीं बोला था, क्योंकि बच्चों को और कुत्तों को ऐसा माना जाता है कि भूत दिख जाते हैं। ये जानते हैं कि सचिन के साथ कल रात क्या हुआ, उनकी माँ ने तुरंत विनोद को कॉल किया, यानी अपने हस्बैंड को और सचिन के पिताजी को। सचिन के पापा वापस आए और पूरी फैमिली एक गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई। कुछ दिन के बाद उन्हें पता चला कि उस फ्लैट में उनके साथ जो भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था। दरअसल गाइस 5 साल पहले यहाँ पर एक केमिकल इंजीनियर रहता था, लेकिन एक बिजनेस ट्रिप के दौरान उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके पिताजी को इतना बड़ा सदमा लगा कि जिस दिन उनके बेटे की लाश घर में आने वाली थी, उसी दिन उसके पिता ने अपने आप को बाथरूम में आग जलाकर मार दिया, और इसी वजह से बाथरूम की दीवारों पर जलने का वो बड़ा सा निशान रहता था जिसे हम जाला समझ रहे थे। अब वैसे तो बाप और बेटा दोनों की ही अंतिम क्रिया एक साथ की गई थी, लेकिन 5 साल के बाद बदकिस्मती से सचिन की फैमिली उसी फ्लैट में आती है, क्योंकि उससे पहले तो वो घर हमेशा बंद रहता था। लेकिन क्योंकि सचिन के पापा विनोद ने दरख्वास्त की थी फैक्ट्री के मैनेजर से कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि कंपनी जो भी हमें घर दे हम उसी में रह लें, और क्योंकि कंपनी कोई हाई क्लास घर नहीं देना चाहती थी, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उन्हें ये फ्लैट दिया गया, जो सस्ता तो पड़ा, लेकिन उनकी जान, उनके दिमाग की स्ट्रेस, इन सब के लिए ही बहुत महंगा पड़ गया। एंड गाइस, वो जो कहानी मैंने आपको बताई, तब से माना जाता है कि उसके पिता इसी घर में भटकते हैं और अपने बेटे को ढूंढते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसके बेटे की हत्या किसने की, जबकि वो एक एक्सीडेंट था। आत्माओं पे हमारा बस नहीं चल सकता, लेकिन हमारी ज़िंदगी पे हमारा बस चल सकता है। कई बार ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, कई बार ऐसे हिंट्स मिलते हैं जिससे हमें समझ जाना चाहिए कि जो हो रहा है वो नॉर्मल तो नहीं है। आपको क्या लगता है ये कहानी कितनी सच्ची है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने दी थी। आई होप आपको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन ये जानने को भी मिला होगा कि किस तरीके से अगर आप दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा।
अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।